अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसकी जो बाकिया पार्ट्स है, ठीक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको रैंडमली मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। जो हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्या करूँगा, एमसीक्यूज कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो पहला हमसे क्यों ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लिक्विड एसिड। ठीक है, अच्छा डियर सुन, यहाँ पर जो मोस्ट लिक्विड एसिड है इसका मतलब ये है कि कोई भी एसिड है ना, वो जब वो क्विकली क्या होता है, क्विकली, ठीक है ना, वो जब वो एसिड में कन्वर्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो मोस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, इसको मोस्ट लिक्विड कहा जाता है कि वो कितना जल्दी कैश में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर स्टॉक है, ठीक है, या इसको शेयर्स भी कहा जाते हैं। ठीक है ना, स्टॉक या शेयर। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड, मोस्ट लिक्विड की बात की है, वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, जब आप जो है ना स्टॉक कंपनी बेचती है तो उनको अपना गाहक भी ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना, तो इट टेक सम टाइम, वो फ़ौरन नहीं बिक जाते। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर है रियल स्टेट। नो, रियल स्टेट तो बिल्कुल, ये तो लीस्ट लिक्विड है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल मोस्ट लिक्विड में आता ही नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी है उसमें कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, कोई रियल स्टेट का प्रॉपर्टी है, वो जो आप बेचते हैं काफ़ी टाइम लग जाते हैं ना, सीधा क्विकली तो नहीं होता, कैश में जनरेट नहीं होता, मंथ्स लग जाते हैं इवन। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल ये भी मोस्ट लिक्विड बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा स्टूडेंट ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अब डिस्कशन क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सेविंग्स क्या होता है, इसमें एक किस्म का है ना टाइप है। ठीक है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो कि आप बैंक में जो है ना वो क्या करते हैं, आपका जो इस अकाउंट में जो आप पैसे रखवाते हैं। ठीक है, ये किस्म का क्या है, सेविंग अकाउंट होता है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है डियर सुन, ये जो आपका ये किस्म का सेविंग अकाउंट होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, जब आप इसकी विड्रावल पे, यानी जब आप बैंक अकाउंट से जब आप पैसे रखते हैं ना डिपॉजिट, उनकी विड्रावल पे क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है ना, यानी आप कुछ टाइम तक वो पैसे इस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, ईजिली कन्वर्ट, क्विकली जो ना क्या होता है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ये अब हम फोर्थ ऑप्शन की जब आ जाते हैं, वो है चेकिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब डे सुन क्या होता है, ये चेकिंग अकाउंट क्या होता है, जिसमें आप डे टू डे क्या होता है, ट्रांजैक्शन के लिए क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए आप यहाँ पर पैसे रखवाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, टू डिपॉजिट इस अकाउंट में। ठीक है ना, ये क्या होता है, टू डिपॉजिट एंड विड्रॉवल मनी। ठीक है ना, इसमें से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है ना, डेली बेसिस पे आप क्या करते हैं, विड्रॉवल करते हैं या इसमें से डिपॉजिट करते हैं इस किस्म के अकाउंट में। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है ना, डिपॉजिट कराते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, या आप विड्रावल करते हैं यानी पैसे निकालते हैं, तो इस अकाउंट के ऊपर कोई भी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जब चाहें आप जाना क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो होता है ना करंट अकाउंट, ठीक है ना, करंट अकाउंट जो आप बैंक में खोलते हैं, वो किस्म का होता है, वो क्या होता है, वो एक किस्म का चेकिंग अकाउंट होते हैं। ठीक है, जो आप क्या करते हैं, अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए ना, बिजनेस अपने इस अकाउंट में पैसे रखवाते हैं। ठीक है, तो उनको जब भी ज़रूरत होगी वो क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, और जब भी क्या कर सकते हैं, वो अपना इसमें से भी डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो ना कोई रिस्ट्रिक्शन देना, पाबंदी, चाहे वो डिपॉजिट के हवाले से हो या विड्रॉवल के हवाले से, कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको या करंट अकाउंट क्या, इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जो आप बैंक में खोलते हैं चेकिंग अकाउंट की। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पर क्या विड्रावल करने के ऊपर क्या होता है, जब आप पैसे निकालते हैं ना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कुछ टाइम के लिए पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, मोस्ट लिक्विड नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, ये चेकिंग जो अकाउंट होती है वो मोस्ट लिक्विड होता है, कि जब चाहें आप क्या कर सकते हैं, उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रावल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेकिंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट क्या है, ये इस चेकिंग अकाउंट का एक टाइप है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि डेट इज द रिस्क दैट बारोवर विल नॉट पे ऑन टाइम। और ठीक है, अब ये पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, तो अब ये सुन, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो भी रिस्क के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज होने से। ठीक है, अगर ये मिसाल के तौर पर क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, बॉन्ड्स क्या करती है, वो इशू करती है, इनके ऊपर उनको जो है ना वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर बारह और क्या होता है, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो कंपनी को जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, उनको जो है ना इंटरेस्ट जो है ना ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये भी एक किस्म का एक रिस्क है। लेकिन अगर दूसरी लिहाज से देखें ना,
इन्वेस्टर के लिए आज से अगर बॉन्ड के ऊपर क्या होता है इंटरेस्ट रेट कम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी क्या है उनके लिए क्या है एक रिस्क है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कि बाकी मार्केट के मुकाबले में उनको इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलता है तो ये इनके लिए क्या है बेसिकली एक रिस्क है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, वो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर क्या है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है जब कंपनी के पास नॉट इनफ कैश, लिक्विडिटी मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जब कंपनी के पास नॉट इनफ कैश, लिक्विडिटी रिस्क मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नॉट इनफ कैश टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कंपनी के पास इनफ कैश जब नहीं होता ना, तो ऐसी कंपनी को कौन सा फेस करना पड़ता है, उनको लिक्विडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी ने क्या होती है आगे सैलरी पेमेंट करनी होती है, इसने रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, आगे जो है क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो अगर वो उनके पास पैसे नहीं होते उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, अगर वो इनफ कैश नहीं है तो फिर ऐसी कंपनी क्या होती है उनको लिक्विडिटी रिस्क फेस करनी पड़ती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा दूसरा क्या है डिफॉल्ट रिस्क, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द रिस्क दैट बोरोवर विल नॉट पे ऑन टाइम। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है वो सी है, ठीक है। डिफॉल्ट रिस्क को क्रेडिट रिस्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब बोरोवर क्या होता है कि जब वो टाइम पे पेमेंट ना करे, ठीक है ना, पेमेंट ना करने का जो रिस्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क जो है ना क्या होता है वो कहलाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिस्क को क्रेडिट रिस्क भी कहा जाता है और ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। जब बायर टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो वो डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है और या वो क्रेडिट रिस्क कहलाता है, ठीक है। ये है कि जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करते हैं ना तो हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाती है शेयर होल्डर इक्विटी का आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाती है शेयर होल्डर इक्विटी हमारे पास क्या हो जाता है कैलकुलेट हो जाता है, ये इसको इक्विटी भी क्या कहा जाता है, ठीक है ना, इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ जब आप क्या है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ क्या है वो माइनस करते हैं ना तो तब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होती है वो आ जाती है, ठीक है ना। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है जब आप करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं और सिंपल एसेट्स में से जब एसेट्स में से लाइबिलिटी आप माइनस करते हैं। यहाँ पर एसेट्स से मतलब क्या है कि जब आप दोनों क्या है फिक्स एसेट भी है, ठीक है ना, यहाँ पर फिक्स एसेट भी है और करंट एसेट्स भी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी है, ठीक है, दोनों आ जाती है। तो जब दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी या इक्विटी आ जाता है। करंट एसेट में से जब आप करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर आ जाते हैं आर दी सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द बोरोवर्स टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। पहला क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास स्टॉक आ जाते हैं, ठीक है, या हमारे पास क्या है शेयर्स या स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है ये कंपनी इशू करती है ना स्टॉक शेयर्स, वो भी क्या होती है उनका मकसद क्या होता है उसने लॉन्ग टर्म वो फंड्स को इकट्ठा करना होता है, ठीक है। लेकिन वो स्टॉक्स भी क्या होते हैं सर्टिफिकेट्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पर बोरोवर इनके साथ नहीं आता, ठीक है ना, वो बोरोवर नहीं होता। कंपनी जो भी इशू करती है ना, ठीक है, तो एक किस्म का जाना एक फिक्स लॉन्ग टर्म वो फंड रेज करना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये इनके साथ क्या है ये वर्ड क्या है ये इनके साथ क्या है वो स्टॉक के साथ या शेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट कमर्शियल पेपर जो होते हैं ना ये बेसिकली क्या होते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म क्या है बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है ना, जिसकी क्या होती है मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है ना, जिसमें क्या होता है डियर यहाँ पर क्या होता है वो हमेशा क्या होता है यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर क्या होता है डिस्काउंट के ऊपर इशू की जाती है, ठीक है ना, इशू की जाती है। और इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है ना वो क्या होती है 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है, 1 ईयर या लेस देन क्या होती है 1 ईयर, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है। और ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू की जाती है। और ये जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्या होती है आपकी जो कंपनीज होती है, ठीक है ना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज होती है वो आपके क्या होता है कमर्शियल पेपर्स इशू करती है और उनके थ्रू अपना जो फाइनेंस है वो इकट्ठा करती है, ठीक है। तो इनकी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखो कि ये क्या है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी है जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या है 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है। ये हमेशा डिस्काउंट के ऊपर क्या हो जाती है वो इशू की जाती
जाती है। और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है वो बेसिकली कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं वो इशू करती हैं। अच्छा, इनके साथ एक और करेक्टरिस्टिक ऐसे अटैच है, तो ये क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। यानी मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल क्या होता है वो नहीं रखवाई जाती, कोई एसेट कंपनी प्लेज नहीं करवाती, ठीक है ना, बल्कि वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है और उनके अगेंस्ट वो अपना फंड इकट्ठा करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये अनसिक्योर्ड लोन्स क्या करती है बेसिकली है, ठीक है। लेकिन हमने सवाल में ये पूछा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, ये मैंने कहा शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी है, ठीक है। तो अब हमारे पास बॉन्ड्स क्या आ जाती है डियर स्टूडेंट, हमारे पास बॉन्ड्स आ जाती है, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होती है, वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको बोरोवर्स क्या है, अगर कंपनी इशू करती है तो कंपनी क्या है उस सूरत में क्या है वो एक बोरोवर है, ठीक है, बोरोवर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली वो इशू कराती है ताकि अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या कर सके, अपने फंड्स को इकट्ठा किया जा सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखो जो स्टॉक या शेयर है वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही जनरेट करना होता है, लेकिन वो ये जो टर्म है ना, ये बोरोवर, ये इनके साथ जो ना क्या वो एसोसिएटेड नहीं है। बोरोवर जो होते हैं या तो कमर्शियल पेपर जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट इनके साथ एसोसिएटेड है, या बॉन्ड्स के साथ क्या है वो ये वर्ड क्या है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमसे क्यों ये है कि डैश इज द एक्सेस टू फंड्स, ठीक है, टू कवर एनी शॉर्ट टर्म कैश डिफिशेंसीज, ठीक है। तो इसका मतलब उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाता है, नहीं डियर स्टूडेंट्स, कैश मैनेजमेंट कहा जाता है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो सी है, इसको लिक्विडिटी कहा जाता है, ठीक है। जब भी कंपनी के पास इनफ कैश मौजूद होता है ना, मौजूद होता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म जो भी कैश डिफिशेंसीज है, उसने सैलरीज़ को एम्प्लॉय को पेमेंट करनी होती है, उसने रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है, उसने सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, बिजली गैस का बिल इसने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो जाती है, जो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को पेमेंट करने के लिए क्या होता है, वो जो उनके पास एक्सेस कैश मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि इस कंपनी के पास क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे कि ऐसी कंपनी के पास क्या है बेसिकली लिक्विडिटी है, यानी कि पास इनफ कैश मौजूद है कि अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए वो अपने क्या कर सके, अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सके, ठीक है। जैसे ये अपने शॉर्ट टर्म कैश डिफिशेंसीज को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, लिक्विडिटी यूज़ की जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए पेमेंट और ए स्ट्रीम ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, ये की बात है, दैट इज़ टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब लेकिन ये समझ दें, मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पर क्या मैंने आज क्या किया टुडे, ठीक है ना, मैंने क्या किया 1 लाख क्या किया मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पहले साल, ठीक है, पहले साल मुझे क्या मिलेंगे, उसमें से 10,000 रुपये अब उसको मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरे साल क्या करेंगे, या इसको मैं इस तरह टाइमलाइन पे बनाता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। मैं कहता हूँ कि पहले साल मुझे क्या मिलेंगे, 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, दूसरे साल मुझसे में से 20,000 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल मुझे जो है ना इसमें से क्या मिलेंगे 5,000 रुपये मिलेंगे, और चौथे साल क्या मिलेंगे, मुझे क्या मिलेंगे, उसमें से मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये रिटर्न मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखो सुन, ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, ये चौथा साल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए पेमेंट डेट इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। अब मैं क्या करता हूँ डियर सुन, मैं इसकी क्या करते हैं, मैं इसकी ये जो फ्यूचर पेमेंट है ना, जो मुझे 1 साल बाद मिलनी है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलनी है, उसकी मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या करता हूँ, मैं मालूम करता हूँ, ठीक है, कि इनकी आज की क्या है वो वैल्यू क्या है। तो इस प्रोसेस को हम देर सुन क्या कहा जाता है, इसको बेसिकली डिस्काउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी फ्यूचर क्या है इन फ्यूचर जो आपकी जाना क्या है, जो आपने अमाउंट रिसीव करनी है उसकी आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं, आप उसकी मालूम करते हैं, ठीक है। ये 15,000 मैंने 4 साल बाद मैंने रिसीव करनी है, उसकी मैं आज की वैल्यू क्या करते हैं, मैं उसकी मालूम करता हूँ कि इसकी आज की प्रेजेंट में क्या क्या है, इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जब मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की मैं प्रेजेंट वैल्यू में मालूम करता हूं, तो उस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स को डिस्काउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आ जाती है यहाँ पर कंपाउंडिंग लिखा हुआ है। कंपाउंडिंग क्या है डियर स्टूडेंट, क्या होता है कंपाउंडिंग में? क्या होता है, आप जो है ना ये इनकी फ्यूचर वैल्यू क्या करते हैं, मालूम करते हैं। किसी भी पेमेंट की आप फ्यूचर वैल्यू क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, मेरे पास बैंक का अकाउंट है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर अंदर क्या किया, मैंने इसके ऊपर 10 लाख रुपया डाले हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि इस 10 लाख रुपया की जना वो क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी, उनकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, यानी क्या है, मैंने प्रेजेंट जो मेरे पास अमाउंट है उसकी मैं फ्यूचर वैल्यू क्या करता हूँ, मालूम करता हूँ कि इस जो 10 लाख रुपया आज मेरे पास है, इनकी फ्यूचर में इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी क्या है, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, देखो ये फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू इनकी क्या करते हैं, उनकी मालूम करते हैं, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड जाते हैं तो इसको क्या होता है, इनको कंपाउंडिंग कहा जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट अमाउंट की पेमेंट की आप फ्यूचर वैल्यू जब मालूम करते हैं तो इनको कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक बार फिर। कंपाउंडिंग में क्या होता है, आप फ्यूचर वैल्यू को मालूम करते हैं, ठीक है। और डिस्काउंटिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं, मालूम करते हैं। देखो ये मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, फ्यूचर कैश फ्लोज की मैंने प्रेजेंट वैल्यू मालूम की। ये क्या होता है, जब आप पीछे जाते हैं ना, ये रिवर्स, ये देखो रिवर्स जाते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो डिस्काउंटिंग होती है। जब आप फॉरवर्ड जाते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास पेमेंट है 10 लाख रुपए जो मैं बैंक में रखना चाहता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, मैं आगे जाना चाहता हूँ, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या होगी, उसको हम कंपाउंडिंग कहा जाता है, ठीक है। मैं फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो कंपाउंडिंग में होता है। और जो प्रेजेंट वैल्यू को मालूम की जाती है वो क्या होता है, वो डिस्काउंटिंग में होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास आंसर क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो डिस्काउंटिंग का था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं फ्यूचर कैश की। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरिंग, ठीक है, ये भी मैं साथ और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी फैक्टराइजेशन, या इसको फैक्टोरिंग भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका लिखा हुआ है कि फैक्टोरिंग या फैक्टराइजेशन ये क्या होता है, ये बेसिकली फाइनेंस में बेसिकली क्या है, ये टर्म क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे मेरा जो सीनियर ऑडिटर का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, ये इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल जो है ना पूछा था कि फैक्टोरिंग बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी सेल इस अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन इमीडिएट फाइनेंस। अब बेसन क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, उधार पे कोई चीज़ बेचती है कि नहीं बेचती, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने डेटर्स को क्या करते हैं, वो बेचती है उधार पे, बिल्कुल बेचती हैं, सेल करती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, कंपनी ने क्या हो जाता है, उसका अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, ठीक है ना, इसने पैसे फ्यूचर में रिसीव करने हैं। लेकिन डेरिवेशन क्या होता है कि वो इनके पैसे क्या हो जाते हैं, टाइड अप हो जाते हैं, ठीक है ना, रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने जब वो उधार में कोई चीज़ बेचती है ना तो कुछ टाइम के बाद फिर उसने पेमेंट करनी होती है ना। लेकिन क्या होता है असल में, एक चीज़ में एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी को इमीडिएट कैश क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इमीडिएट क्या होता है, उनको कैश रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और उनका क्या होता है, पैसा यहाँ पर फंसा होता है, ठीक है ना, डेटर ने उसको पेमेंट करनी होती है फ्यूचर में। तो इसके लिए डेसन फिर क्या करता है, ये जो कंपनी है ना, ये थर्ड पार्टी क्या है ना, ये इसको कहते हैं फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर या थर्ड पार्टी के क्या करती हैं, उनको अप्रोच करती है और उनको क्या करती है, अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है वो उनको क्या करती है, वो सेल कर देती है, ठीक है। अच्छा, सेल इस तरह करती है, मिसाल के तौर पर क्या है, उनका अकाउंट रिसीवेबल कितने का है, मिसाल के तौर पर उनका अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है ना। तो बारकोड क्या करता है, वो 1 लाख रुपीज़ का उनका सेल कर लेता है, ठीक है ना। और जो उनको क्या जो थर्ड पार्टी है उनको कमीशन पे करता है, ठीक है ना। लेकिन बारकोड क्या करता है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये इसने डेटर से रिसीव करने थे, तो अब क्या करता है, कंपनी क्या करता है, 1 लाख के बदले में क्या करता है, वो 80,000 क्या करता है, वो थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव करते हैं। और बाकी क्या करते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, वो 1 लाख रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि थर्ड पार्टी क्या होगा, वो 1 लाख रुपीज़ क्या होगा, वो डेटर से रिसीव करेगा। तो मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती हैं, अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर लेती हैं, थर्ड पार्टी की जिम्मे लगा देती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी क्या होता है, जितना भी अकाउंट रिसीवेबल बनता है वो क्या करता है, वो कंपनी को पेमेंट कर देती हैं। और फिर क्या करे, अकाउंट रिसीवेबल किसने रिसीव करना होता है, एक डेटर से, वो फिर थर्ड पार्टी जाने और अकाउंट और डेटर जाना वो जाने, ठीक है। फिर वो थर्ड पार्टी और डेटर ने क्या करना है, वो सारा काम करना है, ठीक है।
और कंपनी को क्या मिल जाती है, इमीडिएट कैश मिल जाती है, ठीक है। उनका एक फ़ायदा ये होता है, यानी वो अपना अकाउंट रिसीवेबल को बेच देते हैं थर्ड पार्टी को, और कंपनी को इमीडिएट क्या होता है, वो कैश मिल जाती है, जिसकी वजह से अपने का काम जो ना क्या कर सके, वो चला सके, ठीक है। तो बार अकाउंट वो अकाउंट रिसीवेबल वो डिस्काउंट के ऊपर सेल कर देती है, जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा है कि 1 लाख रुपए की थी, कंपनी को जो ना वो 80,000 रुपये मिल जाते हैं, और बाकी जो थर्ड पार्टी क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो 1 लाख रुपया क्या करेंगे, डेटर से रिसीव करेंगे। या बाद अकाउंट क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी को 1 लाख रुपये पूरे के पूरे मिल जाते हैं, जितना भी अकाउंट रिसीवेबल है, और ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, उसके बदले में फिर वो कमीशन फिर क्या करता है, वो पे करता है, ठीक है, अपने फैक्टर या थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो मकसद कहने का मकसद ये है कि उनको इमीडिएट क्या मिल जाती है, कैश मिल जाती है, उनका ये फ़ायदा है, ठीक है। और ये अपने याद रखना कि फैक्टरी में क्या करता है, अपना अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर लेती है थर्ड पार्टी को, ताकि उनको इमीडिएट क्या मिल सके, फाइनेंस तक रसाई मिल सके, और अपने ऑपरेशन को, डे टू एक्सपेंसेस को चला सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है ना मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है ना वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सुनने के बहुत शुक्रिया।